नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और उनकी बातों को सत्ता पक्ष बेहद ध्यान से सुनता है और वो सत्ता पक्ष पे बहुत तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो आइए श्री सुरजेवाला जी से सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। रणदीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि बीजेपी की सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए, तो क्या विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया, ऐसा मानते हैं? सचिन जी, सबसे पहले तो ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं था। तीन खेती मजदूर को, मंडी मजदूर को, आड़ती को मोदी जी की बात पर विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। याद करिए, अब से पहले ही साक्षी महाराज जो भाजपा के सांसद हैं, आरएसएस के चहेते हैं, मोदी जी के चहेते हैं, और कलराज मिश्र जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल ये तो यूपी चुनाव तक है, उसके बाद शक्ल बदलकर यही कानून वापस लाए जाएंगे। इसीलिए किसान को आज प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं। वैसे भी मैं याद करवाऊं, भूमि का उचित मुआवजा कानून का अध्यादेश लेकर आए थे उसे खत्म करने के लिए मोदी जी। जब राहुल जी के नेतृत्व में देश के किसानों ने विरोध किया तो उसे वापस ले लिया गया। बाद में चोर दरवाजे से उसे लागू कर दिया गया। मोदी जी ने तो ये भी कहा था अच्छे दिन आएंगे, आ गए। मोदी जी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, क्या आ गए? मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या मिल गए? मोदी जी ने यह भी कहा था कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा, क्या मिल गया? इसलिए देश के किसान को मोदी जी की बात की अब विश्वसनीयता नहीं रही। देखिए आगे आगे क्या होता है। किसान अब इंतजार कर रहा है कि सरकार सही मायनों में अपने किसान विरोधी रवैये को वापस ले और वाकई में किसान कल्याण, गरीब कल्याण के लिए काम करे। आपने सही मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लिए आप बोलने के लिए जाने जाते हैं, सत्ता पक्ष के ऊपर जब प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब मैं आपके ही पक्ष की बात करता हूँ, कांग्रेस के अंदर की बात करता हूँ कि हिंदुत्व के मुद्दे को कांग्रेस ने इस समय क्यों छेड़ा? क्या ये महज संयोग है कि सलमान खुर्शीद की किताब हिंदुत्व पर राशिद अल्वी का और राहुल गांधी जी का भी जो बयान आया है, ऐसे समय में आए? क्या ये बयान अल्पसंख्यक वोटों के लिए है? सबसे पहले तो सवाल के लिए आपको साधुवाद। कांग्रेस का ये मानना है, आज भी, कल भी और परसों भी और भविष्य में भी, मेरा धर्म मेरे मानने की चीज है, मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा मेरी है। अगर राहुल गांधी जी भगवान शिव के भक्त हैं, अगर वो कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा पर जाते हैं, अगर वो देवी के दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी जी के, अगर वो पैदल चलकर जाते हैं, तो भाजपाइयों के पेट में दर्द क्यों होता है? क्या धर्म पर उनका एक छत्र अधिकार है? पर मेरा धर्म, हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता, ये कभी नहीं कहती कि मैं आपके धर्म का अपमान करूं। हमारी भारतीय सभ्यता तो ये है जो सर्व धर्म संभाव, यानी मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। हम उस देश के वासी हैं, उस मिट्टी के नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म को नफरत के तौर पर नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। हमारा केवल ये कहना है, धर्म प्यार है, भगवान प्रेम है, धर्म जोड़ता है, धर्म समरसता है, धर्म सदाचार है, धर्म नीति है, धर्म दायित्व है, कर्तव्य है। धर्म विभाजन नहीं हो सकता, धर्म नफरत नहीं हो सकता। और यही मेरे धर्म, मेरे कर्तव्य, मेरी नीति और भाजपा की नीति में अंतर भी है। अच्छा, तो जैसे किताब की बात की मैंने, क्योंकि वो किताब काफी पॉपुलर है, आज आपने देखा भी दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई है इसकी। अभी मनीष तिवारी जी ने भी 9/11 जो हुआ था 2008 में मुंबई में, इतना बड़ा कांड हुआ था, उसको लेके उन्होंने कहीं ना कहीं यूपीए सरकार, सरदार मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री जी की, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया। तो क्या ये G23 के नेता पार्टी के लिए मुसीबत बन गए? देखिए सचिन जी, मैं किताबों पर टिप्पणी नहीं करता, और जो किताब ना अब तक छपी ना आई
मैं उस पर कैसे टिप्पणी करूं? आप बताइए, क्या ये उचित होगा? और जहां तक सलमान खुर्शीद जी का बात है, उनकी कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की क्या राय है मैं उसको तफसील से आपके समक्ष रख चुका हूं। अच्छा, ये जब G23 की G23 की हमने बात की, तो इसमें शामिल जो नेता हैं जिन्होंने पत्र लिखा था सोनिया जी को, वो एक हमेशा फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन चुनावों की मांग को दोहराते रहे हैं, अभी भी दोहरा रहे हैं। तो आखिर नया अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी को कहाँ समस्या आ रही है? क्या संगठन में चुनाव होने पर क्या गांधी परिवार को कोई चुनौती दे सकता है? इस तरीके की बात है, अभी तक उनके लगातार कहने के बावजूद ये काम क्यों नहीं हुआ आपके साथ? सबसे पहले तो आपने सवाल पूछा, यही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। क्या क्या कभी आपके टेलीविजन चैनल ने ये सवाल अमित शाह जी से पूछा कि आप कब चुने गए थे? आपकी वोट कौन से बक्से में पड़ी थी? आप 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे। क्या यह सवाल कभी नड्डा जी से पूछा गया? पूछा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो ना खाता ना भाई, जो मोदी जी कह दें वो सही। मोदी जी ने फैसला कर दिया अमित शाह जी होंगे, अमित शाह जी बन गए। मोदी जी ने फैसला कर दिया नहीं अब नड्डा साहब होंगे, तो नड्डा साहब बन गए। कल को वो नड्डा साहब को उतार देंगे, उनकी मर्जी है। परंतु हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और प्रदेश हमारी पार्टी के नेताओं का सवाल पूछने का अधिकार है। हम आपने कहा कि हमारी प्रक्रिया, मैं आपको सूचित करूंगा, कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा कांग्रेस का चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया है। उस चुनाव शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च तक मेंबरशिप होगी, जैसा हमारे संविधान में लिखा है। उसके बाद ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और हिंदुस्तान के अध्यक्ष का चुनाव होगा। बाकायदा उनकी तारीखें सूचित कर दी गई हैं। अब तो किसी को कोई इतराज रहना ही नहीं चाहिए। ये तो आपने अच्छी जानकारी दी थी सभी के लिए, निश्चित रूप से। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां प्रियंका गांधी जी खुद सक्रिय हैं और उन्होंने खुद विधानसभा चुनावों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। तो चुनाव के नजरिए से देखें तो यूपी में अखिलेश यादव और मायावती ज्यादा मजबूत विपक्षी नेता दिखाई दे रहे हैं। अब कड़े मुकाबले में बाकी बचे 4 महीने में कांग्रेस क्या लक्ष्य हासिल कर लेगी? मैंने उन दोनों को ज्यादा मजबूत इसलिए कहा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि वो गठबंधन कर रहे हैं अन्य पार्टियों से और बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेरा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में आप पिछले 3-4 साल से लगातार देखें, केवल एक विपक्षी नेता है और वो है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। कोई दूसरा नेता क्या जनता की बात उठाने के लिए आगे आया? हाथरस हुआ, आगरा का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी हुआ, सेनगर विधायक ने हमारी एक दलित बेटी से अनाचार किया, पुलिस एनकाउंटर हुए, वहां के बच्चों के रोजगार बेचे गए, वहां अनेकों अत्याचार हुए। हर बार कौन जाता है, हर बार आवाज कौन उठाता है? वो हिंदू की आवाज हो, वो मुसलमान की हो, सिख की हो, वो ईसाई की हो, दलित की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की, हर बार कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी वो आवाज उठाती है। इसलिए कोई ताकतवर हो सकता है, कोई नहीं। याद करिए, वर्षों तक यूपी में कांग्रेस का शासन था। हमसे एक भूल हुई कि हमने कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद की, उसके बाद हम छोटी पार्टी बन गए। परंतु हमारी उड़ान भी बड़ी है, मंशा भी बड़ी है, क्योंकि यूपी ने 3 से 4 दशक तक भाजपा और क्षेत्रीय दलों का शासन देखा। उन्हें आज भी अधिकार है और मैं उनका सम्मान करता हूं, अखिलेश जी का भी, सुश्री मायावती जी का भी। पर 30 से 35 साल कांग्रेस के बगैर शासन ने यूपी को तरक्की के मामले में देश में आखिरी पायदान पर ला खड़ा किया। अच्छा, ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने अभी बोला कि जैसे 2017 में हमने देखा कि अखिलेश और राहुल जी साथ में एक ही गाड़ी पे, एक ही ट्रक पे, दोनों ने बड़ा बढ़िया गठबंधन किया था। बाद में लोकसभा चुनावों के समय अखिलेश और मायावती साथ आ गए। तो क्या इन एक्सपीरियंस से सीख लेके कांग्रेस ने इस बार निश्चित किया है कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में जाएगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी? क्योंकि मैंने अभी भी गठबंधन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसी ने निश्चय नहीं किया जी, कांग्रेस ने। देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी महासचिव प्रभारी हैं। उन्होंने कहा है कि हम अकेले बलबूते पर हम कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। कारण समझिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है। हमें कहीं ना कहीं इस बात की कमी खलती है कि हर गांव में कांग्रेस है, हर ब्लॉक में कांग्रेस है, हर वार्ड और शहर में कांग्रेस है। पर कांग्रेस ने कई बार समझौता करते 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 हमारा साइज कुछ छोटा
हो गया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का वोट जो हर गांव में है, हर वार्ड में है, वो कांग्रेस को मिले, कांग्रेस की विचारधारा पनपे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ही इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम सारी सीटें स्वयं, किसी इलाके के अंदर बड़ा होता है। अब की बार समाजवादी पार्टी ने भी निर्णय कर दिया था कि वो अकेला लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पहले से ही अपना झंडा अकेले बुलंद करना चाहती थी। उनको उनकी राजनीति की शुभकामनाएं, हमें अपनी राजनीति में। अच्छा, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अगर देश में देखें तो इस समय ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक लंबा चौड़ा नुकसान पहुंचाने का उन्होंने निर्णय कर रखा है, ऐसा लगता है। उन्होंने अपने मुखपत्र में लिखा कि कांग्रेस अब बीजेपी के मुकाबले की पार्टी नहीं रह गई है, मेरी पार्टी है, मैं हूँ। त्रिपुरा का आप जानते ही हैं कि मुख्य बिना कुछ चुनाव लड़े ही एक विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी दल बन गई वो। और लगातार कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रही है ममता बनर्जी। तो क्या कांग्रेस इसको लेकर सीरियस है? क्या वो कई राज्यों में विपक्ष का दर्जा खोने के लिए तैयार है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की मशीनरी काम कर रही है? सचिन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो शब्द है ना मैं, इस मैं में ही मोदी जी का घमंड छिपा है। ये मैं जो है, ये व्यक्ति के पतन का कारण है। जब तक आप मैं से हम का सफर तय नहीं करते, तब तक ना ये देश हित सत्ता और ना पार्टी आगे बढ़ पाती। मैं ममता जी का बहुत सम्मान करते हैं हम सब लोग। हम केवल आपके समक्ष एक बात रखेंगे। देखिए, जो चुनाव है वो इलेक्शन टूरिज्म नहीं हो सकता। गोवा के अंदर टीएम फौज में कहते हैं ना, MIA, मिसिंग इन एक्शन हो गई, उसके बाद नजर नहीं आए। अब चुनाव से 3 महीने पहले जब कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है और कांग्रेस चुनाव जीत रही है, भाजपा हार रही है, तो फिर टीएमसी मैदान में आ जाती है, बहुत सारा धन, बहुत सारे साधन लगाती है। उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, मैं उसको चुनौती नहीं दे रहा। पर एक बात हर नेता को सोचनी पड़ेगी, आपको इस देश में जो विघटनकारी विचारधारा के प्रतिबिंब है मोदी सरकार, उनसे लड़ना है, या जो मोदी सरकार और उसकी कुनीतियों से लड़ती है कांग्रेस से लड़ना है। और आप किसको मजबूत कर रहे हैं, मोदी को या कांग्रेस को, अपनी इस प्रकार की नीतियों से? पूरा देश जानता है कि ना टीएमसी ना आम आदमी पार्टी गोवा या पंजाब में चुनाव नहीं जीतने वाली। पर आखिर में अगर वो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई में किसी भी कारण से, जो उनका प्रजातांत्रिक अधिकार हो सकता है, पर किसी भी कारण से अगर वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो किसको मजबूत कर रहे हैं? क्या वो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में मोदी को तो नहीं मजबूत कर रहे, मोदी जी और भाजपा की विचारधारा को मजबूत तो नहीं कर रहे? ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं, मैं उनके अधिकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। प्रजातंत्र में उनको अधिकार है, पर जहां कांग्रेस भाजपा को हरा रही है, वहां एक और विकल्प जो हारने ही वाला है देकर आप क्या कांग्रेस का वोट विभाजित करने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं? जो कांग्रेस जो सब लोगों की गोवा में, पंजाब में पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है, हर जाति की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, आप उसका एक हिस्सा अलग ले जाकर आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। पर क्या आप भाजपा को मजबूती दे रहे हैं? ये सवाल उन्हें खुद से पूछना पड़ेगा। ये तो लग ही रहा है कि इससे निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा। आपने ये बात सही पकड़ी है। अच्छा, लेकिन अगले साल जो 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें से 5 राज्यों के चुनाव तो लगभग 4 महीने बाद ही हैं। तो अभी पंजाब में आपकी सरकार है, बाकी जगह, बाकी चारों राज्यों में भाजपा की सरकार है। आपको क्या लगता है कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या समीकरण बदल जाएगा? ये जो 1-4-1 का जो स्कोर है इस समय, क्या वो बदल जाएगा, चेंज होगा? कितना चेंज होगा? मैं अवश्य आशावान हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का मैं उदाहरण आपको दूं। हिमाचल प्रदेश में जो अब चुनाव हुए, उपचुनाव में, हाँ। 3 उपचुनाव और 1 लोकसभा, ये कुल मिलाकर 22 विधानसभा बनते। तो 70 में से 22 विधानसभाओं में अगर कांग्रेस 3/4 से अधिक बहुमत लेकर विजय रही, तो इससे बड़ा सैंपल क्या हो सकता है? नड्डा साहब ने भी जोर लगा लिया
कांग्रेस की नहीं, लोग जीते, क्योंकि लोग दुखी हैं। उत्तराखंड में एक के बाद 3 मुख्यमंत्री मोदी जी ने हटाए। तुम बन जाओ मुख्यमंत्री, अब तुम्हें पसंद नहीं, चेस के शतरंज के प्यादों की तरह उन्हें हटाया जाता है। क्या ये उत्तराखंड की वीर भूमि का, देवभूमि का अपमान नहीं? वहां भी कांग्रेस आ रही है। तो ऐसे एक एक करके लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो तरक्की, विकास, समरसता, सदाचार, भाईचारा और देश की सुरक्षा और देश हित को साधने में सक्षम है। अच्छा, लेकिन आपने जिन राज्यों की बात की, इसमें पंजाब छूट गया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच राजनीतिक उठापटक सबने देखी। फिर कैप्टन साहब अपनी अलग पार्टी बना लिया उन्होंने, और जितना कांग्रेस के लिए या सिद्धू के लिए जो बोलना था उन्होंने बोला। बाद में सीएम चन्नी और सिद्धू भी आपस में भिड़ गए। मतलब बहुत सारा बड़ा घटनाक्रम हुआ है, आप सबके गवाह हैं, आप महासचिव हैं कांग्रेस के। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? आप इस प्रश्न का जवाब किसी भी पंजाब के साधारण नागरिक से पूछिए, पंजाब के गरीब मेहनतकश मजदूर से पूछिए, पंजाब के किसान और दुकानदार से पूछिए, वो आपको जवाब देगा। हमने एक ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति भरा बदलाव किया। पहली बार पंजाब और देश के इतिहास में पंजाब का मुख्यमंत्री दलित समाज से आने वाला एक नौजवान है। ये अपने आप में इतिहास की संरचना है। लोगों ने बात की, हमने कर दिखाया। लोग कहते थे कि हम अमुक अमुक राहत देंगे, पर चन्नी साहब ने, वो किसान हो, वो दलित हो, वो पिछड़े हो, वो गरीब हो, उनको हर प्रकार की राहत दी। हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, हमने गरीबों 100 गज तक के बिजली के बिल माफ कर दिए, हमने गरीब बच्चों के लिए दोबारा से खोल दिया। बहुत सारे निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। ये दुर्भाग्य है कि अमरिंदर सिंह जी शायद भाजपा के दबाव के चलते हमसे अलग हो गए। वो भी हमारे परिवार के साथ रहते तो परिवार के बड़े थे, बहुत अच्छा रहता। पर मुझे विश्वास है कि वो जहां हैं उनकी शुभकामनाएं भी हमारे साथ होगी, चन्नी साहब के साथ होगी। और मेरा ये सिर्फ कहना है, कांग्रेस युवा, गरीब, दलित, पिछड़ा, दुकान के बारे में सोचते हैं। और पंजाब की सरकार की ये पहचान भी है। जहां आपको थोड़ा बहुत मतभेद लगता है, वैचारिक मतभेद आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है, और स्वाभाविक तौर से पार्टी और सरकार हमेशा एक ही लाइन पर नहीं हो सकती। फिर आप कहेंगे कि यहाँ एक छत्रवाद है। तो इसलिए ये एक बेहतरीन प्रजातांत्रिक समन्वय का हिस्सा है। सुरजेवाला जी, जैसे कैप्टन की बात हो रही है, तो कैप्टन साहब बड़े पुराने आपके सिपह सालार कांग्रेस के रहे, राजीव गांधी जी के मित्र रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के। उनका यह कहना है कि मुझे बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के शहीद कर दिया गया। मतलब शहीद मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, बड़ी बेइज्जती हुई मेरी। ये सब उनका कहना है। अब जिस तरीके से घायल शेर के लिए कहा जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को वो नुकसान तो पहुंचाएंगे? तो जो आपने शुभकामनाओं वाली बात कही, ऐसा मुझे नहीं लगता, या हम पत्रकार जमात को नहीं लगता कि वो शुभकामनाएं देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो कितना नुकसान कर पाएंगे वो? आपका क्या आकलन? सचिन भाई, मैं एक बात कहूंगा, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अकाली दल से कांग्रेस में आए, उसके बाद उन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनाया, मौका दिया, तो राजेंद्र कौर भट्टल जी मुख्यमंत्री थी। राजेंद्र कौर भट्टल जी को हटाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बनाया गया था। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं नहीं, आपको भट्टल जी को रखना चाहिए मुख्यमंत्री, मुझे नहीं बनाना चाहिए। पार्टी में लीडरशिप बिल्डिंग एक चलती हुई प्रक्रिया है। मैं आज यहां हूं, कल कोई मेरी जगह और होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आजीवन कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता या महासचिव रहूंगा। ये असंभव है, क्योंकि अगले नेतृत्व को आना है। हमने अपने विधायकों की बात को सुना, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, एक नए नौजवान को मौका मिला, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, बजाय इस बात के कि कोई द्वेष पाले। ईटीवी भारत से बात करने के लिए सुरजेवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी अपने दर्शकों को इसी तरीके से महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाते रहेंगे।